बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बायोकेमिस्ट्री मतली मेमन एंड आप देख रहे हैं अहमद रज़ा एकेडमी। आज हम अप्लाइड न्यूट्रिशन का पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मैटरनल न्यूट्रिशन। और इससे पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द न्यूट्रिशन। उसमें हमने बात की है न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन है क्या, फूड क्या होता है, डाइट क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट के न्यूट्रिएंट को कौन से क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है और कौन सा न्यूट्रिएंट हमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिफ़ाइन की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वो वीडियो देखें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैटरनल न्यूट्रिशन जो पहला यूनिट है अप्लाइड न्यूट्रिशन का। तो मैटरनल मींस मदर साइड के ऐसी न्यूट्रिशन जो हम मदर को देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो इन तीनों कंडीशंस में जो हम मदर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स, ये आप देख लीजिएगा। Maternal nutrition. Maternal nutrition refers to the dietary intake and a nutritional status of women during pregnancy, lactation and pre-pregnancy. कि जो मैटरनल न्यूट्रिशन है हम किसको कहते हैं कि जो मदर न्यूट्रिशन ले रही है, जो डाइट इनटेक कर रही है और उस डाइट का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं जो वो मदर प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन लेती है। It plays a critical role in ensuring that health and well-being of both mother and developing fetus or infant. ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इंश्योर करता है मदर और बेबी दोनों की हेल्थ कंडीशन को कि जो मदर न्यूट्रिशन ले रही है वो हेल्दी है कि नहीं है, बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो हम उस मदर की न्यूट्रिशन से पता लगा लेते हैं कि ये जो बच्चा जन्म लेगा वो हेल्दी होगा या नहीं होगा, या मदर सफ़र करेगी या नहीं करेगी। तो ये जो डाइटरी इनटेक है, जो जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसका, वही हमें बताता है मदर और फीटस की हेल्थ कंडीशंस। Proper maternal nutrition involves consuming adequate amount of the macronutrients like carbohydrate, protein and fats, and micronutrients, vitamins and minerals to support fetal growth, maternal health and successful breastfeeding. कि जो प्रॉपर मैटरनल न्यूट्रिशन है जिसमें हम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो क्या करते हैं, फेटल की ग्रोथ को सपोर्ट देते हैं, मदर की हेल्थ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और आफ्टर द डिलीवरी जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जब मदर बच्चे को फीडिंग करवाती है तो वो भी सक्सेसफुल होती है। क्योंकि ड्यू टू द प्रॉपर मैटरनल न्यूट्रिशन। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगी, पुअर न्यूट्रिशन होगी तो फिर क्या होगा, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन कैन लीड कॉम्प्लिकेशंस। तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होंगी सच एज लो बर्थ वेट, कि जो बेबी जन्म लेगा उसका वेट बिल्कुल क्या होगा, कम होगा। प्री मेच्योर डिलीवरी के जो मेच्योर डिलीवरी वो नहीं होगी। मेच्योर कैसे नहीं होगी कि जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल नहीं होगी एक तो, और उसके अलावा टाइम से पहले हो जाएगी तो उसको कहते हैं हम प्री मेच्योर डिलीवरी। और डेवलपमेंटल इश्यूज इन चाइल्ड एज वेल एज हेल्थ रिस्क फॉर द मदर इंक्लूडिंग एनीमिया एंड प्रीक्लम्पशिया। और मदर में भी डिजीज़ हो सकती हैं जैसे कि एनीमिया, मोस्टली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड प्रीक्लम्पशिया। दीज आर दी हेल्थ रिस्क फैक्टर्स फॉर द मदर। Now, pre-pregnancy. Pre-pregnancy is a time period before the woman become pregnant. प्रेगनेंसी से पहले वाला जो टाइम पीरियड है वोमेन के लिए उसको कहते हैं हम प्री प्रेगनेंसी। इट इज़ अ क्रिटिकल फेज व्हेन इंडिविजुअल आर कपल्स प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी। ये एक ऐसा क्रिटिकल फेज है जिसमें इंडिविजुअल और कपल प्रेगनेंसी का बनाते हैं, प्लान करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम वोमेन आर एनकरेज टू फोकस ऑन, उस टाइम वो वोमेन्स क्या करती हैं, दो चीज़ों पे फोकस करती हैं। सबसे पहले हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, इट मीन्स उनको सारी हेल्थ कंडीशन क्या करनी होती हैं, इम्प्रूव करनी होती हैं। और उसके अलावा न्यूट्रिशनल प्रिपरेशन के उनको न्यूट्रिशन कौन सी लेनी है। तो हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ थ्रू अ बैलेंस डाइट,
रेगुलर एक्सरसाइज एंड मैनेजिंग एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस। और न्यूट्रिशनल प्रिपरेशन के लिए क्या करती हैं, इंश्योरिंग एडिक्यूट इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम टू सपोर्ट हेल्दी प्रेगनेंसी। तो ऐसी न्यूट्रिशन लेती हैं जिसमें फोलिक एसिड होता है, आयरन होती है और कैल्शियम। ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, जो मदर की प्रेगनेंसी है उनको हेल्दी बनाती हैं। प्रेगनेंसी Pregnancy is a physiological condition in which fertilized egg implants in the uterus। ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है मदर के लिए। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग यूटीरस में इम्प्लांट होता है। जब एग एंड स्पर्म दोनों मिलते हैं तो वो उसको कहते हैं हम फर्टिलाइज्ड एग। फिर क्या होता है, वो फर्टिलाइज्ड एग आकर यूटीरस में इम्प्लांट हो जाता है और डेवलप इनटू फीटस। और वो जो फर्टिलाइज्ड एग है फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड हाई मेटाबॉलिक डिमांड ऑन द मदर। जब फर्टिलाइज्ड एग फीटस में कन्वर्ट हो जाता है और वो आके यूटिलस में इम्प्लांट हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो उसको कहते हैं हम फीटस। तो और प्रेगनेंसी को क्या कहा जाता है कि ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है, किसकी, फीटस की। जो फर्टिलाइज्ड एग फीटस में कन्वर्ट हुआ है उसकी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड हाई मेटाबॉलिक डिमांड ऑन द मदर। और मदर की जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि फीटस डेवलपमेंट हो रही होती है तो फीटस के लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड बढ़ जाती है, तो इसीलिए मदर की जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। ये याद रखिएगा, ये जो प्रेगनेंसी है वोमेन के लिए क्या है, एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है। एस दे नर्चर अ ग्रोइंग फीटस इन देयर बॉडी, क्योंकि वो अपनी बॉडी में एक फीटस को, एक फेटल को नरिश कर रही होती है अपनी बॉडी में। इसीलिए क्या है, फिजिकल स्ट्रेस है मदर के लिए ये। और मैटरनल डाइट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट्स आउटकम। के जो मैटरनल न्यूट्रिशन है, जो मैटरनल डाइट है, वो क्या करती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद वाले कंडीशंस। कि ये जो सारे आउटकम्स हैं प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद, उस पे क्या है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है न्यूट्रिशन का। क्यों, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन बेटर होगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर होगी, तो जो आउटकम्स हैं प्रेगनेंसी के और प्रेगनेंसी के बाद वो भी क्या होंगे, बेटर होंगे। तो हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं मदर की न्यूट्रिशन से उस बच्चे की हेल्थ का और मदर की हेल्थ का। Malnutrition that occurs in the early month of the pregnancy affect the development and capacity of embryo to survive। माल न्यूट्रिशन जब होती है अर्ली मंथ में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है मदर का, तो उसमें अगर माल न्यूट्रिशन होगी तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी अफेक्ट होगी। अफेक्ट में क्या होगा, जो बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, वो क्या होगी, वो इनफ नहीं होगी, तो वो एम्ब्रियो सर्वाइव कम करेगा। वाइलेस्ट पुअर न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन द लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी अफेक्ट द फेटल ग्रोथ। इट मीन्स होगा क्या, जो फेटल की ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस मदर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो उनकी अगर कमी होगी तो क्या होगा, फेटल की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। तो मोस्टली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए अपनी डाइट पे कि हम कौन सी डाइट ले रहे हैं, तो उनका जो एम्ब्रियो है वो अच्छे से डेवलप होगा। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान कुछ अल्ट्रेशंस आती हैं मदर की बॉडी में। सबसे पहले अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म। हमने पहले बात की कि ये जो प्रेगनेंसी है ये क्या है, ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है मदर के लिए। क्यों, क्योंकि वो अपनी बॉडी में एक फेटल को, एक एम्ब्रियो को डेवलप कर रही होती है, नर्चर कर रही होती है, तो इसीलिए
ये एक ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है मदर के लिए। तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक नीड बढ़ जाती है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी नीड बढ़ जाती है। तो इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि जो मदर है उसका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? तो क्योंकि वो अपनी बॉडी में एक फैटल को डेवलप कर रही होती है, उसको नर्चर कर रही होती है, तो इसीलिए उसकी नीड बढ़ जाती है। फैटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज BMR 5% ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें 5% मेटाबॉलिक नीड बढ़ जाती है मदर की। क्यों? क्योंकि फेटल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, इसीलिए। तो फिटस को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए वो कहाँ से लेता है एनर्जी? अपनी मदर की ब्लड से लेता है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। सो इसीलिए मदर की नीड 5% बढ़ जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एंड 12% नीड बढ़ जाती है सेकंड एंड ट्राइमेस्टर में। 12% क्यों बढ़ती है? क्योंकि सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में फेटल के बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, और टीथ वगैरह आ रहे होते हैं, तो ये और आर्गान की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो इसीलिए 12% डिमांड बढ़ जाती है सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। और हमने बात की टीथ की, कि टीथ बन रहे होते हैं। तो याद रखिए, जो टीथ नहीं होते छोटे बच्चे में, लेकिन उनकी प्रिपरेशन हो रही होती है। वहाँ पे टीथ वाली जगह पे कैल्शियम की डिपोजिशन हो रही होती है, जैसे टीथ अशे अपीयर होम। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं सेकंड एंड ट्राइमेस्टर में। तो इसीलिए सेकंड एंड ट्राइमेस्टर में जो मेटाबॉलिक नीड है वो भी बढ़ जाती है। वो BMR कितना बढ़ता है? 12% बढ़ता है सेकंड एंड ट्राइमेस्टर में। ये आपका MCQ आ सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में BMR कितना बढ़ सकता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना BMR बढ़ सकता है। दिस इंक्रीज द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मदर। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल चेंजेस, GI ट्रैक में चेंजेस आती हैं। सबसे पहले स्लो गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल मोटिलिटी। जो प्लेसेंटा है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जो प्रेगनेंसी को इंश्योर करता है, जिसको कहते हैं बीटा HCG। जब ये BTA-HCG रिलीज होता है तो वो क्या करता है, जाके कार्पस ल्यूटेम को ट्रिगर करता है, और वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है, जो GI ट्रैक की मोटिलिटी है उनको रिड्यूस कर देता है, उनको स्लो कर देता है। स्लो इसीलिए कर देता है कि जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो। सो इन इसका एडवांटेजेस क्या है? एंड एडवांटेजेस ऑफ स्लो मोटिलिटी इज दैट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। जब फूड काइम फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है, रिलैक्स हो जाता है। तो फिर क्या होता है, हाई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है। क्यों हाई होती है? इसीलिए क्योंकि उस वक्त मदर की डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसकी मोटिलिटी कम की जाती है। और इसके अलावा अल्ट्रेशन GI फंक्शन इंक्लूड नाजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न एंड कॉन्स्टिपेशन। नाजिया एंड वॉमिटिंग क्यों होती है? क्योंकि जब BTA-HCG हार्मोन रिलीज होता है तो उसकी वजह से हार्मोनल चेंजिंग्स आती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, नाजिया एंड वॉमिटिंग होती है। और उसका रीज़न ये भी है कि जो डाइजेशन है वो भी स्लो हो जाती है, क्योंकि क्योंकि जो GI ट्रैक है उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए डाइजेशन कम होती है, तो नाजिया एंड वॉमिटिंग होती है। और कॉन्स्टिपेशन इसीलिए होती है क्योंकि मोटिलिटी कम हो जाती है, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? आपको फाइबर्स लेने चाहिए, फाइबर फूड्स लेने चाहिए, जो क्या करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं। इन लेटर ट्राइमेस्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, आयरन एंड कैल्शियम इंक्रीज इन ऑर्डर टू मीट इंक्रीज नीड ऑफ मदर एंड fetus। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, तो उसमें विटामिन B, आयरन, कैल्शियम की नीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त फेटल की क्या बोन्स वगैरह बन रहे होते हैं, आर्गान्स वगैरह बन रहे होते हैं।
तो इसीलिए उस दौरान विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम ये क्या होते हैं, ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बोन वगैरह की फॉर्मेशन में, आर्गन वगैरह की फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं। तो इसीलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर के लिए विटामिन, आयरन, कैल्शियम की नीड बढ़ जाती है। उसके अलावा बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें चेंजिंग्स आती हैं। सबसे पहले इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जो मदर का नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि उस वक्त बेबी को नरिश करना होता है मदर को। तो ज़्यादा जब ब्लड होगी तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा एनर्जी की सप्लाई होगी फीटस के लिए। तो इसीलिए जो मदर की ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। कितना होता है आइए देखते हैं। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज बाय अबाउट 30 to 50% टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फेटस। जो मदर का ब्लड है वो 30 से 50% बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? रीज़न क्या है उसका? सप्लाई द ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द फेटस। कि जो फीटस है जो डेवलप हो रहा है मदर की बॉडी में, उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए ये जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है 30 to 50%। एंड मेटाबॉलिक वेस्ट अवे फ्रॉम द फीटस। और जो फीटस की वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसको बेबी से अवे करने के लिए, अवे ले जाने के लिए ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो सारे कॉन्स्टिट्यूंट हैं ब्लड के, वो कम हो जाते हैं, जिससे प्लाज्मा प्रोटीन्स, हेमोग्लोबिन और अदर ब्लड कॉन्स्टिट्यूंट्स, इट मीन्स कि जो सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं ब्लड के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ब्लड थिन हो जाता है। इसीलिए जो मदर है वो आयरन का शिकार रहती है, जिसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम आता है आयरन का। तो मदर्स को चाहिए कि वो आयरन रिच फूड्स लें ताकि वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से बच सकें और उनका जो हेमोग्लोबिन है, एचबी लेवल, वो भी मेंटेन रहे। इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। और उसके अलावा जो यूरिन की प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाती है मदर में। क्यों? क्योंकि उस वक्त बेबी की ग्रोथ हो रही होती है मदर की बॉडी में, और उनका इनटेक भी बढ़ जाता है, उनकी नीड डिमांड बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो वेस्ट है वो भी बढ़ जाती है मदर की। तो इसीलिए इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। द किडनी वर्क्स हार्डर टू फिल्टर एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बोथ मदर एंड बेबी, लीडिंग टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट। और उसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन होती है मदर में। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? द एमनियोटिक सैक सराउंडिंग द फीटस फिल्स विद द फ्लूइड। ये जो फीटस है उसकी सराउंडिंग में एक कवरिंग होती है, एक कैविटी होती है, जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक कैविटी। उस एमनियोटिक कैविटी में क्या होता है? एक फ्लूइड फिल हुआ होता है जो प्रोवाइड करता है बेबी को न्यूट्रिएंट्स, उनको प्रोटेक्ट करता है क्वेश्चन से, फॉर हेल्प द रेगुलेट टेम्परेचर। और उसके अलावा जो बेबी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। और उसी फ्लूइड में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें उस एमनेटिक फ्लूइड में होती हैं। उससे भी फेटस क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है। और उसके अलावा जब मदर घूम रही होती है, वॉकिंग कर रही होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो जो एमनेटिक फ्लूइड है, वो जो एमनेटिक सैक है, वो क्या करती है? बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की? गुड हेल्थ ऑफ fetus and newborn depends upon the nutritional status of mother during and prior conception। कि जो गुड हेल्थ है फीटस की, जो न्यू बॉर्न की जो हेल्थ कंडीशन है, वो डिपेंड करती है किस पे? न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर ड्यूरिंग एंड प्रियर कंसेप्शन। कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी उस मदर की न्यूट्रिशनल स्टेटस की क्या था, कि कौन सी न्यूट्रिशन ले रही थी वो। अगर उसकी डाइट, अगर उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर है,
बैलेंस है तो हम पता लगा सकते हैं कि जो न्यू बॉर्न होगा, जो फेटस है, उसकी हेल्थ अच्छी है या बुरी है, क्योंकि हमें पता लग जाता है किससे, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर से। A well-nourished woman prior to conception enters pregnancy with nutrient reserve to meet nutritional need of fetus without affecting her own tissue and health. कि एक वेल नर्स जो वोमेन है, प्रियर टू कंसेप्शन, जब वो प्री प्रेगनेंसी के दौरान जो डाइट ले रही होती है, अगर उसकी वो डाइट वॉयल वॉयल है, वो बैलेंस डाइट है और न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका बेटर है, तो हमें पता लग जाता है कि जब ये मदर प्रेगनेंसी में एंटर होगी तो उसकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो उसकी बॉडी से स्टोर की होती है और उसकी बॉडी से ली जाती है, और उसकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करने से वो उसकी बॉडी क्या करती है, अवॉइड करती है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स रिजर्व हैं। तो उनकी बॉडी क्या करती है, जो रिजर्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज करती है फीटल की ग्रोथ के लिए, और विदाउटिंग अफेक्टिंग हर ओन टिश्यूज़ एंड हेल्थ। और मदर के टिश्यूज़ को अफेक्ट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स रिजर्व हैं, तो वो रिजर्व न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। और वेल नर्स्ड मदर मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशंस। अगर मदर वेल नर्स्ड होगी तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी क्या होंगी, मिनिमाइज होंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्री मेच्योर डिलीवरी, और उसकी प्री मेच्योर डिलीवरी भी नहीं होगी। प्रॉपर मदर न्यूट्रिशन पुट द fetus ऑन द रिस्क, सॉरी, पुअर मदर न्यूट्रिशन पुट fetus ऑन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस। अगर पुअर मदर है, अगर मदर की न्यूट्रिशन पुअर है, तो वो क्या करेगी, पुट द फीटस ऑन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस। कि जब फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस वक्त क्या होगा कि जो फीटस है वो रिस्क पे आ जाएगा, कि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मदर जो है वो पुअर न्यूट्रिशन है, उसकी जो डिमांड है न्यूट्रिएंट की वो पूरी नहीं है। तो अगर मदर की डिमांड पूरी नहीं है तो वो बेबी की डिमांड कैसे पूरी कर पाएगी? तो इसीलिए क्या हो सकता है, कंजाइटल डिफेक्ट एंड इवन डेथ। तो उस बेबी में कंजाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। लो नर्स्ड मदर रिजल्ट्स इन डिले ऑफ बेबीज माइलस्टोन। माइलस्टोन कहते हैं जो अचीवमेंट्स बेबी को नॉर्मल एज में करनी चाहिए थी, जो अचीवमेंट्स लेनी चाहिए थी वो नहीं ले पाएगा। जैसे वॉकिंग करना, कि इस उम्र में इस बच्चे को वॉक करना है, घूमना है, तो वो क्या करेगा, घूम नहीं पाएगा, क्योंकि वो माल नरिश्ड होगा, पूर्ण नरिश्ड होगा, तो इसीलिए वो अचीवमेंट नहीं ले पाएगा। और उसके अलावा बोलना, कि इस उम्र में इस बच्चे को बोलना है, लेकिन उस उम्र में वो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा। और उसके अलावा उसकी आईक्यू लेवल बिल्कुल लो होगी, कम होगी, और उसके अलावा कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा किसी चीज़ पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लो नरिश्ड मदर की वजह से। बैलेंस डाइट सपोर्ट द fetal डेवलपमेंट, reduce the pregnancy complication, improve the outcomes of birth. न्यूट्रिशनल नीड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, न्यूट्रिएंट्स नीड इंक्रीज। हमने पहले भी बात की कि जब मदर प्रेगनेंसी के पीरियड में होती है तो उस वक्त नीड बढ़ जाती है मदर के लिए। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो अपनी बॉडी में एक fetus को नर्चर कर रही होती है, नरिश कर रही होती है, इसीलिए क्या होता है, मदर की नीड बढ़ जाती है। और उसके अलावा जो मदर है उसके आर्गान्स में चेंजिंग्स आती हैं, उसके आर्गान्स डेवलप होते हैं, जैसे यूटीरस का बढ़ना, उसका मैच्योर होना, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन, ब्रेस्ट टिश्यू, ये क्या होते हैं, ये आर्गान डेवलप होते हैं उस दौरान। तो इसीलिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की नीड बढ़ जाती है। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, बेबी और मदर के बिटवीन न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंजिंग होती है। और उसके अलावा यूटीरस की वाल्स वगैरह इम्प्रूव हो जाती हैं, उनकी बढ़ जाती हैं, क्योंकि यूटीरस में एक फर्टिलाइज्ड एग आके इम्प्लांट होगा इसीलिए।
और ब्रेस्ट मिल्क जो मदर फीडिंग करवाती है बच्चे को, तो ब्रेस्ट टिश्यू की भी फॉर्मेशन होती है उस दौरान। टू बिल्ड अप बॉडी न्यूट्रिएंट्स रिजर्व, इसीलिए क्या करना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिजर्व करने चाहिए बॉडी में मदर को। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें क्वालिटेटिव न्यूट्रिशन लेनी चाहिए मदर को। और उसके अलावा जो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है, उन दोनों ट्राइमेस्टर्स में मदर को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इम्प्रूव करने चाहिए, क्योंकि उस वक्त फॉर्मेशन हो रही होती है बोन्स की, आर्गान्स की। तो इसीलिए जो न्यूट्रिशन है वो क्वालिटेटिव भी हो और क्वांटिटेटिव भी हो, दोनों हो, दोनों की नीड बढ़ जाती है। Energy requirement during pregnancy. Additional energy is required during second trimester. Energy requirement in the first trimester remains same. Additionally, 300 kilocalories is required per day. जो वोमेन्स हैं वो तीन कैटेगरीज में आती हैं। एक होती हैं सेडेंट्री वर्कर, दूसरी होती हैं मॉडरेट वर्कर एंड तीसरी होती हैं हैवी वर्कर। तो सबकी नीड अलग अलग है। अगर सेडेंट्री वर्कर है तो उसकी नॉर्मल नीड कितनी है, 1800। तो हम क्या करेंगे, 1800 में 300 प्लस करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में है। तो प्रेगनेंसी में हमें 300 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। और अगर मॉडरेट वर्कर है तो उसकी नॉर्मल नीड कितनी है, 2000 से 2400। हम क्या करेंगे, उसमें 300 ऐड करेंगे। और अगर मदर हैवी वर्कर है तो उसके लिए जो नीड है वो 2400 टू 2800, और हम क्या करेंगे, उसमें 300 ऐड कर देंगे। तो ये नीड है, एक्स्ट्रा एडिशनल नीड है किसमें, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इट मीन्स आपको 300 ऐड करना है एडिशनली। Nutritional demands, energy needs. Mother needs more calories for two reasons: to supply increased fuel demand by the increased BMR, क्योंकि उस वक्त मदर का BMR बढ़ जाता है, इसीलिए एनर्जी की नीड ज़्यादा पड़ती है। तो स्पेयर प्रोटीन फॉर द न्यूअली एडेड टिश्यूज़, और उसके अलावा जो न्यू टिश्यूज़ की फार्मेशन हो रही होती है, जैसे हमने पहले बात की, यूटीरस, ब्रेस्ट टिश्यू, प्लेसेंटा। तो उसके लिए टिश्यूज़ की फार्मेशन के लिए क्या चाहिए होती है, हमें प्रोटीन की नीड पड़ती है। तो क्या करेंगे, स्पेयर करके रख लेंगे प्रोटीन को, ताकि इन टिश्यूज़ की फार्मेशन में हमें हेल्पफुल हो। तो ये दो रीजंस हैं मोस्टली जिसके लिए हमें एनर्जी की नीड ज़्यादा पड़ती है। Protein requirement during pregnancy. Protein is a primary need during the pregnancy. Additionally, 15 gram protein is required for enlargement of maternal tissues, कि मैटरनल जो टिश्यूज़ हैं उन वो इनलार्ज होते हैं, जैसे हमने पहले ही बात की है, यूटीरस हो गया, प्लेसेंटा हो गया, और ब्रेस्ट टिश्यूज़ हो गए। ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा, ग्रोथ ऑफ फीटस, फीटस की ग्रोथ हो रही होती है, इसीलिए प्रोटीन की नीड ज़्यादा पड़ती है। इंक्रीज्ड मैटरनल ब्लड वॉल्यूम, और जो ब्लड वॉल्यूम है मदर का वो बढ़ जाता है, तो इसीलिए क्या चाहिए हमें, प्रोटीन की नीड भी ज़्यादा पड़ती है। प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बनता है, तो इसीलिए प्रोटीन की नीड भी ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसमें भी प्रोटीन पाई जाती है, और उसके अलावा जो फ्लूइड है उसमें भी प्रोटीन अवेलेबल होती है, इसीलिए हमें प्रोटीन की नीड ज़्यादा पड़ती है। प्रिपरेशन ऑफ लेबर एंड लैक्टेशन, जो लैक्टेशन एंड लेबर है, दोनों में जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो इसीलिए जो हार्मोन्स लेबर में होते हैं उसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है, और लैक्टेशन में उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। तो ये दोनों हार्मोन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, इसीलिए प्रोटीन की नीड बढ़ जाती है। कैल्शियम की नीड किसके लिए बढ़ती है, सबसे पहले फैटल बोन, टीथ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। उसके अलावा डिक्रीज रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट एंड मैटरनल हाइपरटेंशन एंड प्रीक्लम्शिया। अगर कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो फिर जो लो बर्थ वेट की जो रिस्क है वो भी
रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इन मैटरनल हाइपरटेंशन एंड प्रीक्लम्पशिया, और मदर का जो हाइपरटेंशन एंड प्रीक्लम्पशिया है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें भी कैल्शियम की नीड पड़ती है। कैल्शियम क्या करता है, सपोर्ट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, और उसके अलावा जो कैल्शियम है एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो अगर इंजरी वगैरह होती है, इंटरनल हो चाहे या एक्सटर्नल हो, तो उसमें कैल्शियम क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प देता है। और आरडीए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज़ 1 ग्राम पर डे। तो डेली बेसिस पे हमें 1 ग्राम कैल्शियम लेनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इस टेबल में हमने बात की है आरडीए की, कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमें कितना पर डे लेना चाहिए, उसका फंक्शन क्या है और उसके हेल्दी सोर्सेज क्या हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 175 टू 265 ग्राम पर डे, प्रोटीन 71 ग्राम पर डे, फैट 49 टू 89 ग्राम पर डे, फाइबर्स 25 to 30 ग्राम पर डे, एंड फ्लूइड 2.3 to 2.7 लीटर्स पर डे। और उसके फंक्शंस ये आप देख लीजिएगा खुद, और उनके ये हेल्दी सोर्सेज हैं। तो ये आप खुद देख लीजिएगा कि आपके कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं और उनके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। और याद रखिएगा जो फाइबर्स हैं ये तो आपको ज़रूर भी लेने हैं, क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन से, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल से, एंड मैनेज ब्लड शुगर लेवल। तो आपको क्या करना है, फाइबर्स को लेना ही लेना है। उसके जो हेल्दी सोर्सेज हैं वो हैं होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राइड पीस एंड बीन्स वगैरह। तो आपको इनसे आपको फाइबर मिल सकता है। आयरन, आयरन किसके लिए चाहिए हमें, फैटल की ग्रोथ के लिए चाहिए, क्योंकि आयरन हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीम मींस आयरन, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो ट्रैप करता है वो कौन करता है, वो आयरन ही करता है। तो इसीलिए हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, जो ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होकर उनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इन मदर, मदर में जो आरबीसी की फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। और बिल्डिंग आयरन स्टोर इन फेटल लेवर, और फेटल की लेवर में वो आयरन क्या होता है, स्टोर किया जाता है। और उसकी जो आरडीए है वो कितनी है, 3 ग्राम पर डे, कि 3 ग्राम आपको पर डे आयरन लेना है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड अ सिस्टमिक फॉर्म ऑफ फोलेट और विटामिन B9। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फॉलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। कि जो फॉलिक एसिड है वो एसेंशियल होता है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब, विच फॉर्म्स बेबीज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। न्यूरल ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिससे बेबी का ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड बनता है, डेवलप होता है। उसको कहते हैं हम न्यूरल ट्यूब। इन अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से के पहले जो वीक्स होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। और ये जो फोलिक एसिड है वो प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। तो इसीलिए हमें फोलिक एसिड की नीड बढ़ जाती है मदर के लिए। इट हेल्प्स प्रिवेंट मेजर बर्थ डिफेक्ट लाइक स्पाइना फाइबिडिया, इनकम्प्लीट ऑफ डेवलपमेंट स्पाइनल कार्ड। के जो स्पाइनल कार्ड की डेवलपमेंट है वो अगर इनकम्प्लीट होगी तो क्या होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो हमें क्या करता है वो स्पाइना फाइबिडिया से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और उसके अलावा एननसेफाली, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, के जो ब्रेन है उसकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोलिक एसिड। Prevents anemia in mother. Folic acid is in the mother, in the production of red blood cells, which prevents anemia, low hemoglobin in mother। कि जो फॉलिक एसिड है वो एनीमिया से मदर को प्रिवेंट करता है। क्यों प्रिवेंट करता है, कैसे प्रिवेंट करता है, कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन में फोलिक एसिड हेल्प करता है, हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो मदर है वो एनीमिया से महफूज रहती है, प्रोटेक्ट रहती है।
आरडीए कितनी लेनी है हमें, 600 माइक्रोग्राम पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और 500 माइक्रोग्राम ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन। तो लैक्टेशन में हमें कितनी चाहिए फोलिक एसिड, 500 माइक्रोग्राम, और प्रेगनेंसी में 600 माइक्रोग्राम। कंसिडरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, तो सबसे पहले है कैफीन। इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड enters fetal blood circulation and increase the risk of premature delivery। कि जो मदर कैफीन्स ले रही होती हैं, तो वो कैफीन क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी की सर्कुलेशन में इंटर हो जाता है, और वो क्या कर सकता है, प्री मेच्योर डिलीवरी करवा सकता है। और उसके अलावा स्मोकिंग, एज इट रिजल्ट्स इन प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज एंड लो बर्थ वेट, कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, जो प्लेसेंटा है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। अगर उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट की एक्सचेंजिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, लो बर्थ वेट होगा बेबी का, LBW। अल्कोहल एज इट काजेज लो बर्थ वेट, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर कोई मदर अल्कोहल यूज़ करती है, अल्कोहल लेती है, तो उससे होगा क्या, जो बेबी का वेट है वो तो लो होगा ही, और उसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन, कि उसकी जो ग्रोथ है वो भी रिटार्ड हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, जो उसकी आईक्यू लेवल है, जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये भी रिड्यूस हो जाएंगी, और उसका जो ब्रेन वगैरह है वो भी स्मॉल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे लैक्टेशन की, कि लैक्टेशन क्या होता है, और उसके अलावा कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं मदर के लिए, और डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसको क्या कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।